नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दहेज हत्या के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए जम्मू की एक स्थानीय अदालत ने सरकार से केंद्र शासित प्रदेश के हर जिले में विवाह परामर्श केंद्र स्थापित करने की अपील की है। जम्मू में अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा, परामर्श केंद्रों को परिवारों के बीच पूर्व और बाद के वैवाहिक सरगर्मियों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ताकि वैवाहिक गलतफहमियों का सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा सके। एएसजे ताहिर खुर्शीद रैना एक केस पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अपनी 32 साल की बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोपी 51 वर्षीय राजकुमारी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे थे। आरोपी की बहू ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस फैसले में आगे दर्ज किया कि राज्य द्वारा शिक्षा मित्रों को अगली भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाएगा और उसके तौर तरीकों को राज्य द्वारा तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले सनातन सुख, फिर शासकीय सुख भोगने के बाद बाबा अब जेल से बाहर आने की जद्दोजहद में है। 8 नवंबर से जेल में बंद बाबा की जेल से बाहर आने की सारी कोशिशें फिलहाल असफल होती दिख रही हैं। 10 दिन से जेल में बंद बाबा को 9 नवंबर को अवैध जमीन पर आश्रम बनाने के मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन इसी दौरान उन पर शासकीय कार्य में बाधा और व्यवधान उत्पन्न करने की आदि 3 मामलों में केस दर्ज कर जेल में ही रखा गया। इन सब मामलों के खिलाफ बाबा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिस पर रविवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगाह किया है कि किसी आयकर मामले में चल रही जांच की जानकारी सूचना देने वाले मुखबिर को देना न केवल अनुचित है, बल्कि जांच के लिए भी हानिकारक है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैद की खंडपीठ ने ये टिप्पणी मैजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई के दौरान की। मैजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में आयकर विभाग को निर्देश दिया था कि वह प्रतिवादी द्वारा दायर कर चोरी की शिकायत के संबंध में अपनी कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। कोई सीबीआई जांच केवल इसलिए कि डीएसपी अधिनियम की धारा सामान्य सहमति के अतिरिक्त जो लागू है 6 के तहत राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त न करने पर समाप्त नहीं होगी, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया है कि इससे अभियुक्तों के साथ पक्षपात किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया है। ये मामला भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक कंपनी और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ दायर चार्जशीट से संबंधित है। उत्तर प्रदेश राज्य ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 और लेन देन के दौरान किए गए सभी या किसी भी अपराध या अपराधों के संबंध में प्रयास, अपहरण और षड्यंत्र एक ही तथ्य से उत्पन्न होने वाले के तहत अपराधों की जाँच के लिए पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में डीएसपीए के सदस्यों की शक्तियों के विस्तार और अधिकार क्षेत्र के लिए एक सामान्य सहमति प्रदान की है। हालांकि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा राज्य सरकार के नियंत्रण में लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई भी जांच नहीं की जाएगी। 50 बच्चों के यौन शोषण मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम के 8 अफसर चित्रकूट पहुंच गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अफसरों ने सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों को गेस्ट हाउस बुलाया है। देर रात तक सिंचाई विभाग का कोई अफसर या कर्मचारी सीबीआई अफसरों के पास नहीं पहुंचा था। बुधवार दिन तक अधिकारियों को आने को कहा गया है। माना जा रहा है कि आरोपी हैवान इंजीनियर जेई राम भवन की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उजागर हुए तथ्यों की पुष्टि के लिए टीम दोबारा चित्रकूट पहुंची है। अभी तक बांदा और चित्रकूट जिलों में बच्चों के यौन शोषण का कोई
मुकदमा दर्ज नहीं है। ऐसे में सीबीआई टीम जेई के हरकतों के शिकार बने बच्चों को भी तलाश करेगी। फिलहाल सीबीआई के पास जेई से बरामद मोबाइलों में तमाम पॉर्न वीडियो मिले हैं। अब उन बच्चों व उनके परिजनों को तलाशने की चुनौती होगी। उनके बयान इस केस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लिहाजा सीबीआई ने गिरफ्तारी के फौरन बाद फिर से चित्रकूट में डेरा डाल दिया है। मेघालय हाईकोर्ट ने गुरुवार 12 नवंबर को कहा, कोर्ट यह उपयुक्त और उचित मानता है कि सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सीसीएल के लिए जमानत देने या जमानत से इनकार करने के मुद्दे पर विचार करते समय जेजे एक्ट 2015 की धारा 12 के वैधानिक प्रावधान का सख्ती से पालन करे और जिन मामलों में एक किशोर शामिल है उसे सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो ये बताए कि वो मध्याह्न भोजन योजना के लाभ के हकदार हर छात्र को कितने समय में और किस तरीके से मुआवजा देगी। मध्याह्न भोजन योजना कोरोना वायरस महामारी के चलते 31 मई 2020 के बाद से बंद है। ये निर्देश तब दिया गया जब राज्य सरकार ने ये माना कि 31 मई 2020 के बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 5 की उपधारा 1 के परंतु ख के प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। फिलहाल बस इतना ही। मुझे सुवर्णा को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ। धन्यवाद।